हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो नीट टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 6 है एंड टेस्ट नंबर 6 को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे आए थे। हालांकि कंबाइंड टेस्ट था इस बार मेरे हिसाब से, है ना, और हमारे पास कंबाइंड सिलेबस था ये पूरा ऑफ पार्ट आपको दिख रहा है पार्ट 3 एंड 4। कंबाइंड सिलेबस ऑफ पार्ट 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं। और कंबाइंड सिलेबस की जब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं अपन सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 46 को देखें तो ये कह रहा है कि फॉर्मूला एक्सप्रेशन अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैन ऑफ फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। ये मानते हुए कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर में अरेंज करना है। तो बच्चों, जो अपना वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हम लिखते हैं आई से, और जब अल्फा का वैल्यू हम 100% मानते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हैं, तो अल्फा का वैल्यू अगर आप 100% मान रहे हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहे हैं, तो डेफिनेटली जो आई का वैल्यू आएगा वही एन का वैल्यू आएगा। क्योंकि अल्फा बराबर अपन देखते हैं आई माइनस वन अपॉन क्या देखते हैं, एन माइनस वन, है ना। अल्फा बराबर अपन देखते हैं आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। तो इस केस में ध्यान रखें कि जो आई का वैल्यू आएगा वही आपका एन का वैल्यू आएगा। तो जैसे अगर पहले एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो बाहर 3 क्लोरीन और एक है, तो इसमें 4 आ जाएगा। इधर 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे KCl में 2 आएगा, और यहाँ पे 4 पोटेशियम और एक है पूरा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जो आ रहे हैं वो सी में आ रहे हैं, है ना। और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सी में सबसे ज्यादा पार्टिकल आ रहे हैं, सी के बाद ए में आ रहे हैं, सी के बाद ए के बाद बी और बी के बाद डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर वो ये आएगा, सी में पार्टिकल सबसे ज्यादा है, सी के बाद ए है, फिर बी है, और फिर डी में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.02 m यूरिया सोल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करी होगी। तो पाई बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे CRT, एंड पाई बराबर C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, तो WB/MB लिखेंगे इनटू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर बोलो क्या आ जाएगा ml इंटू R इंटू बोलो क्या है T, ऐसे लिखेंगे ना। पाई बराबर जब यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो WB की बात करता हूँ, तो WB कि अपनों को खैर यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दे रखा है, तो 0.02 दे रखा है ना। डायरेक्ट सी का वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू अपन लिखेंगे 0.08। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी आएगा 100, ये दोनों जीरो कैंसल। 8 3 24, 24 इंटू 2 48 आ रहा है। तो पाई बराबर मेरे पास आ गया 48/100, तो इक्वल टू 0.48 ATM। तो 0.48 या 0.4926 अगर वेरी टू बी एक्यूरेट देखें तो ये आपका लगभग आंसर यहाँ ये आ जाएगा। तो पाई बराबर जो है इस्तेमाल करेंगे CRT। अगला क्वेश्चन नंबर 48 बोला है द अमाउंट ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml सोल्यूशन। ये भी बहुत मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। तो मोलैरिटी दे रखा है, अमाउंट ऑफ यूरिया आपसे पूछा है, वेट ऑफ यूरिया, तो वेट ऑफ यूरिया मुझे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है मेरे को, V ऑफ सोल्यूशन, तो V ऑफ सोल्यूशन मेरे को दे रखा है 500 ml, और V ऑफ सोल्यूशन 500 ml दे रखा है, साथ में मुझे मोलैरिटी दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.25 m, है ना। आपसे अमाउंट पूछा है, तो मोलैरिटी बराबर आ जाएगा वेट अपॉन GMM इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आ जाएगा, ml में। नाउ मोलैरिटी तो आपको दे रखा है इन्होंने 0.25, तो 0.25 रखा। वेट यहाँ पे GMM, यूरिया का वेट 60 होता है। आप यूरिया का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो NH2CO और बोलो क्या आ जाएगा, NH2 ये होता है, इंटू 1000 आ जाएगा, इंटू अपॉन में बोलो क्या आ जाएगा 500, ये कैंसिल होके आ गया 2, बोलो आया। ये 2 के साथ में यहाँ पे चले तो ये आ गया आपके पास में 30। तो W ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया आ जाएगा 0.25 इंटू 30, यहाँ पे आ जाएगा 100, ये कैंसिल हुआ, ये 75/10, और 75/10 करेंगे
तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 7.5 ग्राम्स आ रहा है। तो मेरे पास ये भी मेरा आंसर जो है ये बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया 48 का। क्वेश्चन नंबर 49, द यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट केबी का वैल्यू पूछा है ना। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू पूछा है, केबी का वैल्यू, और अपने को पता है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। एम इज मोलैलिटी, एम इज मोलैलिटी होता है। तो अगर मुझे केबी का यूनिट निकालना है तो केबी का यूनिट लिखूंगा मैं डेल्टा टीबी अपॉन बोलो एम, है ना। अब डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो उसका यूनिट आएगा आपके पास केल्विन, मोलैलिटी का यूनिट आता है मोल पर केजी। तो केबी का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। बात समझे, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा केल्विन केजी पर मोल। क्लियर मेरी बात। तो केल्विन केजी पर मोल आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखें तो सोल्यूशन चैप्टर का ही दिख रहा है मुझे, मैच द लिस्ट वन मॉलिक्यूल और वांट ऑफ फैक्टर। अब जब कुछ नहीं दिया हो तो 100% एसोसिएशन माने, कुछ नहीं दिया है, कुछ मेंशन नहीं किया है ना, कुछ नहीं दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया हो तो आपको इस टाइप के केस में अल्फा की वैल्यू को मान के चलना है। कितना परसेंट? 100%। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो अल्फा है इट इज इक्वल टू कितना परसेंट है? 100%। नाउ ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही आने हैं, इसके 3 आएंगे, इसके 5 आएंगे और इसके 4 आ जाएंगे। बात समझे। तो ग्लूकोज का ए का 3 आ रहा है, ए का 3 आ रहा है, और बी को आप देखो, ए का थर्ड ऑप्शन मतलब ये है ना, ए का थर्ड ऑप्शन मतलब ये आ रहा है, और बी का फर्स्ट आ रहा है ना। तो ए का 3 और बी का फर्स्ट, तो मेरे पास एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज ये डी। क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं दिया हो तो अल्फा को 100% माने, और जब आप अल्फा को 100% मानेंगे तो अल्फा बराबर जब भी 100% होता है तो आई बराबर बोलो क्या हो जाता है? एन। अल्फा का वैल्यू जब भी 100% होता है तो आई बराबर एन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग। तो करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग की अगर बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंजिंग काम होता है कि अगर आपके पास सेल है तो हमें पहचानना है कि उसमें एनोड किसको बनाएंगे और कैथोड किसको बनाएंगे। तो एनोड उसको बनाते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, है ना, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो उसको आप हमेशा एनोड बनाएंगे, और जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हो, मेटल लो इन कौन सी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज अगर है तो वो ध्यान रखिएगा वो हमेशा आपका क्या बनेगा? कैथोड बनेगा। अब यहाँ पे मेरे को मैग्नीशियम और सिल्वर दिख रहा है, तो मैग्नीशियम को इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैग्नीशियम को मुझे एनोड बनाना पड़ेगा और सिल्वर को मुझे कैथोड बनाना पड़ेगा। मैग्नीशियम मेरा एनोड बनेगा, सिल्वर मेरा कैथोड बनेगा, और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे हर समय बोलो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हर समय बोलो क्या होता है? रिडक्शन। तो आप जब इस पर्टिकुलर सेल को देखें, सामने दिख रहा है, तो Mg से Mg2+ आएगा, Mg से Mg2+ आएगा, और सॉल्ट ब्रिज के बाद Ag+ से Ag आएगा। Mg से Mg2+ आएगा और Ag+ से बोलो क्या आएगा? Ag। तो Mg से Mg2+ और Ag+ से बोलो क्या है? Ag, है ना। Ag+ से Ag बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे Mg से Mg2+ है ना, और यहाँ पर ये Ag है ना। यहाँ पे Mg से Mg2+ और Ag+ से Ag। सॉलिड 0.3 है ना, और Ag का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m है। Ag का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m है। Ag सॉलिड है ना। यहाँ तो ये नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है ना, यहाँ रिडक्शन मैग्नीशियम का। और यहाँ देखें आप Ag+ से Ag, तो Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.001, कॉन्सेंट्रेशन गलत है यहाँ पे। तो आप देखिए तो यही आंसर आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहाँ पर सब कुछ सेम है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है सिल्वर का, और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनिट्स दे रखी है, मैच दी कॉलम बोला है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सबसे पहला बोला सेल कांस्टेंट। तो बच्चों जब अपनों को पहला जो बोला है वो सेल कांस्टेंट बोला है, तो सेल कांस्टेंट की जब बात करते हैं अपन, तो सेल कांस्टेंट को लिखते हैं L/A से। तो L/A से लिखेंगे अगर आप, तो अगर मैं सेंटीमीटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर का इन्वर्स हो जाएगा। सेंटीमीटर का इन्वर्स होना मतलब बिल्कुल सही है, सेल कांस्टेंट मतलब ए का फर्स्ट आ रहा है ना। तो ए का फर्स्ट आ रहा मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका पूरी तरीके से चला गया, ये तो नहीं हो सकता। अब इन तीन में से कोई हो सकता है। उसके बाद बोला आपका मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर कंडक्टेंस बोला है आपको ये। तो मोलर कंडक्टेंस बोला है मतलब लेमडा एम की बात कर रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस बोला है, लेमडा एम की बात कर रहे हैं। या चलो इसमें देखते हैं, पहले ये कंडक्टेंस बोला है, इसको भी देख लो। तो कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से, है ना। ये जो डी वाला दिख रहा है, डी वाले को देखो कंडक्टेंस। मैच दी कॉलम में तो ऐसे ही करा करो, कंडक्टेंस लिखेंगे जी और जी बराबर लिखेंगे 1/r। 1/r को लिखेंगे ओम इनवर्स, या इसी को कहते हैं साइमन। ओम इनवर्स या क्या कह लेंगे, साइमन। तो डी का 4 आ रहा है, तो डी का 4 आ रहा है ना। यहाँ पे आप देखो डी का 4 आ रहा है। सेल कांस्टेंट ए का 1 और डी का 4, तो ए का 1 और डी का 4, ए का 1 और डी का 4 भी दोनों ठीक है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब आपके पास बचा है ए और बी। अब मोलर कंडक्टेंस बोला है, तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है लेमडा एम। लेमडा एम बराबर होता है के इंटू 1000/c। के इंटू 1000/c अगर इसकी यूनिट देखो तो इसको बोलेंगे अपन साइमन, है ना, साइमन। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट आएगी। या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मतलब ये आ जाएगा इसका यूनिट, है ना, मतलब बी का 2। बात समझे। तो ए का 1 आ गया, बी का 2 आ गया और डी का 4 आया, है ना। तो वो लाइन से ही है बिल्कुल। तो आपका ये आंसर देखे तो ये बिल्कुल सिंपली मैच कर रहा है इससे। क्लियर, एकदम सिंपल यूनिट के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 केमिकल काइनेटिक्स से। रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, ओवरऑल ऑर्डर दे रखा है। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे, ए वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, ए वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिया है कि आर बराबर यहाँ पे के है और इसका वैल्यू आ रहा है ए की पावर में 0.2 और बी की पावर में दिख रहा है मेरे को 0.3 और सी की पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, सी की पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1.5 आ जाएगा ये। इन सबको ऐड करोगे 0.2 0.3 प्लस 1 तो 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब बोलो क्या है 3/2, है ना। फिर यहाँ पे बी की बात करते हैं, तो रेट बराबर बोलो क्या लिखेंगे के, ए लिखेंगे 0.2, है ना, बी लिखेंगे -0.3। यहाँ पे जो बी दिख रहा है इसको लिखा -0.3 और सी जो आ रहा है ये इक्वल टू आ रहा है 1, है ना। तो -1 तो ये 0.9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप 0.9 आएगा, दैट इज 9/10। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये 9/10 आ गया, तो ये तो आ गया तुम्हारा 3/2, ये आ गया 9/10। तो ए का आ रहा है 3rd और बी का आ रहा है 4, ए का 3rd और बी का 4, ए का 3rd और बी का 4, तो यही मैच कर रहा है। केवल सॉल्व पूरा कर देता हूं मैं, फिर भी इसको ऐड करेंगे अपन। सी वाले को देख लो, है ना, डी वाले को देखो 0.5 तो ये आ जाएगा, सॉरी इधर देखेंगे तो ये आ जाएगा 1, मतलब डी का 2 आ रहा है, तो डी का 2 मतलब आंसर आपका 53 का यही आएगा, दैट इज डी। रेट एक्सप्रेशन में पावर्स को सिंपल क्या करना है, ऐड करना, उसमें और कुछ ज़्यादा होता नहीं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो पहली बात तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन अगर है तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होगी। ये बात को अपने दिमाग में आप बिठा लें, है ना, इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें कि अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो हमेशा फॉलो करती हैं कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस किसको फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और हाफ लाइफ दे रखा है इसका 140 डेज, हाफ लाइफ दे रखा है, टी हाफ तो दे रखा है, वो 140 डेज दे रखा है ना, टी हाफ दे रखा है
और यहाँ पे बोला है 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल बी रिड्यूस टू, मतलब ए नॉट का मतलब इनिशियल वैल्यू उसकी दे रखी है 1 ग्राम। देखो फर्स्ट ऑर्डर का सवाल है तो मैं आपको इसको एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा मैं, और शॉर्ट ट्रिक ये है मेरी कि ए नॉट बाय ए एफ इक्वल टू 2 की पावर n। ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए एफ का मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और n मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ना। ये जो ए नॉट दिख रहा है, ये आपको जो ए नॉट दिख रहा है, दिस ए नॉट इज कैसा कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, ए एफ इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो आपसे पूछा है, n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ क्या लिखा है हाफ लाइफ। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो आपको टाइम गिवन है, टाइम का कैलकुलेशन मैं यहां कर देता हूं। आप ध्यान से देखें तो आपको टाइम गिवन है, और टाइम यहां पे आप देखेंगे तो टाइम आपको दे रखा है कितना दिन, 560 डेज। तो अपने को पता है कि टी गिवन जो होता है वो n इंटू टी हाफ होता है। टी गिवन बराबर n इंटू क्या होता है टी हाफ। तो 560 यहां पे इक्वल टू n इंटू दैट इज 140। तो n बराबर 560 बाय 140, ये 0 से 0 गया 14, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। n की वैल्यू 4 आ गई, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 आ रहे हैं इसके अंदर। n की वैल्यू 4 आ गई तो ए नॉट, अब यहां पे अगर ए एफ निकालना है मुझे तो ए नॉट अपॉन 2 की पावर n, ए एफ ए नॉट की वैल्यू आ रही है 1 ग्राम, और 2 की पावर बोलो 4, 4 आ रहा है ना। 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है 16। तो ए एफ बराबर 1 बाय बोलो कितना आ जाएगा 16। आप इसको डिवाइड करेंगे 1 बाय 16 को तो ये लगभग 0.06 के आसपास आ जाएगा। ये वो अमाउंट है जो आपका बचेगा 560 दिन के बाद। 140 दिन का हाफ डे बोला है उसका, है ना। तो इस टाइप से आप देखिए कि ये आपको बड़ा सिंपल सा यहाँ पे सवाल देखने को मिल जाएगा, ये सवाल। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज 54। क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है। व्हेन BaCl2 वाज एडेड टू वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, है ना, वाटर एक्सट्रैक्शन बनाया होगा, ऐसा टेस्ट ट्यूब रहा होगा, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वाटर एक्सट्रैक्शन है, इसको WE से भी लिखते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट, है ना। और वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर मेरे पास कोई सॉल्ट होगा, और इसमें यहाँ अपन जो टेस्ट लगा रहे हैं वो एनायन का टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो टेस्ट लगा रहे हैं अपन वो किसका टेस्ट है, एनायन का टेस्ट। बात समझे। तो इसके अंदर वाटर एक्सट्रैक्ट, और इसके अंदर मिलाया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaCl2 मिलाया। अब BaCl2 जैसे ही मिलाया तो वाइट PPT बन गए। BaCl2 जैसे ही मिलाया तो एकदम से यहाँ पे वाइट PPT बने, है ना। ये एकदम से यहाँ पे कैसे PPT आए, वाइट PPT। तो हालांकि ध्यान रखना जो वाइट PPT बन रहे हैं तो वो बहुत मोस्ट कॉमनली जो है वो सल्फाइड के बनते हैं, सल्फाइड के या सल्फेट के बनते हैं। अ गैस विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर वाज फर्दर इवॉल्व, है ना, बर्निंग सल्फर लाइक गैस रिलीज होती है, सल्फर के जलने की बदबू आती है। व्हेन वाइट PPT फॉर्म डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, है ना। उसके बाद इसके अंदर जब डाइल्यूट HCl डाला, डाइल्यूट HCl, तो PPT डिसॉल्व हो गए। तो ये जो टेस्ट है बच्चों, डाइल्यूट HCl डालने का PPT डिसॉल्व होना और वाइट PPT बनना, ये जो टेस्ट आता है स्पेसिफिकली वो सल्फाइट के लिए आता है। तो हमारे इसके अंदर जो एनायन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सल्फाइट। बात समझे, सल्फाइट होगा। BaSO3 के PPT बने होंगे, किसके PPT बने होंगे, BaSO3। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे कोई एनायन है मेरा SO3 2-, और इसका रिएक्शन अगर मैं BaCl2 से करा रहा हूँ तो इसने उठा के दिया होगा BaSO3 और यहाँ से निकला होगा Cl-, और इसी के ही जो PPT आते हैं वो कैसे PPT आते हैं, वाइट। क्लियर मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपका किससे था, सॉल्ट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं। द कटायन विच विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड बाय H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। देखो सबसे पहले बात को ध्यान से सुनो कि जब अपन ग्रुप 1 की बात करते हैं तो ग्रुप 1 में जो होंगे वो आते हैं आज होंगे प्रभु, आज होंगे प्रभु
और इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है। जब इससे हमारे पास नहीं होता है कुछ तो हम ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं, और ग्रुप 2 में होता है होंगी, पंजाबन, कुड़िया, है ना, होंगी, पंजाबन, कुड़िया, सीधी, बिंदास, होंगी, पंजाबन, कुड़िया, सीधी, बिंदास, है ना। ये ग्रुप 1 में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप के। और दूसरा आपका आता है ऐसे, है ना, ऐसे सब, ऐसे सब टन टनाटन, ऐसे सब टन टनाटन। बात समझे। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है बच्चों, है ना, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लूं सुंदर सा। इसका जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है H2S गैस प्लस डाइल्यूट HCl इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो ये सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी हो जाते हैं। अब आप देखेंगे तो मुझे ये सारे आयंस नजर आ रहे हैं इसके अंदर, मुझे यहाँ कॉपर भी दिख रहा है, मुझे आर्सेनिक भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। ये नहीं होगा। कोबाल्ट जो दिख रहा है, कोबाल्ट जो दिख रहा है, ये कोबाल्ट जो दिख रहा है, ये कोबाल्ट पीपीटी बन के नहीं बाहर आएगा, क्योंकि ये इस ग्रुप का ही नहीं है। ये निकोमंजन का, निकोल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक, उसको निकोमंजन कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये नहीं देगा। बात समझे। मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? डी। क्लियर। चलिए, व्हाट इज द कलर ऑफ Fe3+? तो Fe3+ का थोड़ा सा ग्रीनिश येलो कलर होता है। Fe3+ का जो है ये सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल है, ग्रीनिश येलो कलर होता है Fe3+ का, इट इज ग्रीनिश येलो कलर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम? है ना, ऐसा क्या हो जाता है? तो एसिडिक मीडियम में जब आप ऑक्सैलिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास जो ये KMnO4 दिख रहा है ये होता है MnO4-। तो मेरा जब MnO4- ऑक्सैलिक एसिड C2O4 के कॉन्टैक्ट में आता है तो ऑक्सैलिक एसिड मेरा कन्वर्ट होता है CO2 में और Mn2+, और ये जो Mn2+ होता है इट इज कलरलेस। ये जो Mn2+ होता है इट इज, बोलो क्या होता है? कलरलेस। MnO4- का जो कलर होता है इट इज डार्क पर्पल कलर, है ना, कोई पिंक कहते हैं, है ना, तो डार्क पर्पल कलर होता है, डार्क पर्पल कलर। बात समझे। तो MnO4- इज रिड्यूस्ड टू आएगा, इस रिड्यूस्ड टू Mn2+। ध्यान रखना ये रिड्यूस होता है क्योंकि Mn पे चार्ज होता है +7 और +7 से +2 आ रहा है, इस रिड्यूस्ड टू, इसलिए कलरलेस होता है। ठीक है बच्चे। 58। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन? तो 3 मेटल होते हैं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, उसमें से हमारा आंसर है। तो आपने वैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारी जगह देखा भी होगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया हो, इसका रिएक्शन H2 से करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। बात समझे। तो इस टाइप का रिएक्शन जब कराएंगे तो आपको मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसी को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, निकल का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रखना पड़ता है हमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेंथेनॉइड से सवाल है। मैच द लेंथेनॉइड प्रॉपर्टी गिवन इन लिस्ट 1 विद लेंथेनॉइड आयन इन लिस्ट 2। ठीक है, लेंथेनॉइड्स की बात करूं क्योंकि ये सवाल मेरे को थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट और कंबाइंड दिख रहा है, तो लेंथेनॉइड्स की बात करें तो लेंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन, अगर मैं OS की बात करूं, लेंथेनॉइड के मोस्ट कॉमन अगर OS की बात करूं तो लेंथेनॉइड का मोस्ट कॉमन OS आता है +3। क्लियर है। लेकिन सीरिया में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि एग्जिस्ट करता है +4 में, लेकिन अब वो चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो Ce यहाँ पे बनेगा +3। इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब इसका हुआ रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ इसका मतलब यहाँ पे हुआ रिडक्शन। तो बच्चों अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली ये अपने आप में OA का काम करेगा। OA मतलब बोलो कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA का काम करेगा। OA मतलब कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही मैं आपसे बात करूं
कि मेरे पास एक एलिमेंट है यूरोपियम, यूरोपियम मेरा +2 है और यूरोपियम मेरा +2 से जाना चाहेगा +3 में और एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप देखें तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में काम करेगा RA का, RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इससे अपन कर सकते हैं। तो अगर ये मेरे को कह रहे हैं कि सर इसके अंदर आप ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो सीरियम है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो यूरोपियम है ना। उसका लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई सबसे बड़ा, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेडियस लगातार घटता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेडियस लगातार घटता है, तो रेडियस लगातार घटता है तो लार्जेस्ट बोला है, तो लार्जेस्ट मतलब लेंथेनम ही आएगा। बात समझे? चलो इतने से मैच करके देखते हैं अपन आंसर्स को। तो मेरा ए जो आ रहा है, ए का मेरा थर्ड आ रहा है, ए का थर्ड मेरा एक ही ऑप्शन में है ना, और डी जो आ रहा है उसका 2 आ रहा है, तो मेरा एक ही ऑप्शन है ये वाला, ये ऑप्शन एक ही है जिसमें मैच कर रहा है, बाकी किसी में मैच नहीं कर रहा है। हमने रीजंस भी देख ही लिए सारे, है ना। अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी। आपसे बोला है लिस्ट 1 में मेटल दे रखे हैं आयंस, और लिस्ट 2 में उनकी प्रॉपर्टी दे रखी है। तो स्कैंडियम है, और स्कैंडियम है Sc3+, स्कैंडियम Sc3+ है। तो स्कैंडियम का नंबर होता है 21, 21 मतलब होता है 3D1 4s2 होता है। लेकिन अब यहाँ पे स्कैंडियम की जब बात करता हूँ मैं, तो स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 आने का मतलब है 3D0, और 4s भी कैसा है 0, तो 3D0 4s 0 आ रहा है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डेफिनेटली ये जो भाई साहब आएंगे ये कैसे आएंगे, कलरलेस आएंगे। तो कलरलेस आ जाएंगे तो स्कैंडियम आपके जो है वो कलरलेस हो गए, मतलब ए का 2 आएगा। ए का 2 आप देखो तो वैसे तो अपना काम यही खत्म हो गया है, बट फिर भी अपन आगे देख लेंगे। तो ए का 2 आना मतलब यही आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं अब बी बोला है क्रोमियम 3+, देख लेते हैं उसको भी कॉन्फ़िगरेशन से लिख के। तो क्रोमियम है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो 3D5 होता है, 4s1 होता है, और Cr3+ लिखेंगे अपन, तो Cr3+ लिखेंगे तो एक यहाँ से 2 वहाँ से, तो D3 आ जाएगा, तो D3 आ गया, तो D3 आना मतलब ये आ गया। तो B का फर्स्ट आ रहा है, B का फर्स्ट आ रहा, तो डेफिनेटली जो अपना आंसर है वो यही आएगा। कॉन्फ़िगरेशन से आप करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। कॉपर और निकल भी वैसे ही आपके पास में Cu2+ दिख रहा है, क्लियर है इतना? ठीक है, कॉपर पे +2 है, देख लो D10 है ना। क्वेश्चन नंबर 62 है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ FeH2O6 3+ FeCN6 3- है ना। एक वीक फील्ड लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। चलो देख लेते हैं अपन इसको, है ना। तो पहला है FeH2O6 3+, Fe का नंबर 26 है, तो 26 मतलब 3D6 4s2 है। बोलो आया? अब यहाँ पे आप देखें तो Fe3+ दिख रहा है, Fe3+ दिखने का मतलब 3D5 है और वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, n बराबर 5 आएगा। n बराबर 5 आना मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को लिखेंगे अपन 5 × 5 + 2, तो आ जाएगा 5 × 7 35, तो √35, √35 मतलब 5.9 के आसपास आएगा ये, 5.8 5.9 के आसपास, है ना। और वैसे यहाँ पे बात करूँ मैं FeCN6 वाले में, तो FeCN6, तो CN6 जो होता है वो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये 3- है, तो Fe बिल्कुल 26 यहाँ लिखेंगे अपन, और ये आ जाएगा 3D6 और 4s2 आएगा, और Fe पे चार्ज निकालेंगे अगर आप +3 आएगा, तो 3D5 आया फिर से, पर n की वैल्यू क्योंकि 3D5 है यहाँ, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी 100%, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की अगर आप पेयरिंग कराएंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन की अगर आप पेयरिंग कराते हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 2 3 4, और पेयरिंग कराते हैं अगर आप तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसा, और यहाँ पे ये 2 खाली बचेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। हमने देखा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी देखा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। यहाँ पे n का वैल्यू 1 आएगा, n का वैल्यू 1 आएगा तो म्यू बराबर लिखेंगे अपन 1 × 1 + 2, है ना, 1 + 2 3, और ये √3 आया, तो √3 आया मतलब 1.7 के आसपास,
तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका 5.9 और 1.7, 5.9 और 1.7 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के छोटा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। ज्योमेट्री ऑफ, देखो ये क्वेश्चन ना पिछले वाले पेपर में भी रिपीट हुआ था और अच्छे सवाल है ये। NiCN4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल को अगर आपको देखना है तो आप देखिए इधर कि दोनों ही केस में निकल जो दिख रहा है ये 28 होता है और ये 3d8 आएगा और 4s2 आएगा, पर निकल पे जो चार्ज आ रहा है वो +2 आ रहा है और निकल पे चार्ज आ रहा है +2, तो मतलब ये 3d8 आएगा। आया। अब d8 की बात करता हूं मैं, तो दोनों ही केस में देखें तो अगर मैं यहाँ पे Cn माइनस की बात करता हूं या मैं यहाँ पे Cl माइनस की बात करता हूं, तो Cn माइनस जो होता है वो कैटेगरी काउंट होती है SFL की और ये कैटेगरी काउंट होती है WFL की, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे देखें आप 1 ये 2 ये 3 ये 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और एक ये 5। तो आप ध्यान से देखें कि स्ट्रॉन्गर लिगेंड है और D कितना आ रहा है 8, तो D8 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। ये दोनों की क्या होगी? पेयरिंग। और पेयरिंग से मेरा मतलब है कि जब इनकी पेयरिंग होगी, है ना, जब इनकी पेयरिंग होगी, ध्यान से देखिए, तो पेयरिंग होगी तो पेयरिंग करने में ये कुछ ऐसे बनेंगे आपके सामने, आराम से देखिए, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 5 और पेयरिंग होगी तो ये कुछ बनाएगा आपका 1 2 ये 3 4 ये 5 6 ये 7 और एक ये 8, ये खाली आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका अंदर वाले में आएगा, इसके अंदर लिगेंड का, तो ये बनेगा आपका DsP2 और इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, है ना, DsP2 आएगा, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन आएगा। लेकिन आप अगर इसको देखें तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो डेफिनेटली पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, sp3 आएगा, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल और कैसा स्पिन? हाई स्पिन। समझ आए? तो कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं इनके, तो सबसे पहली बात NiCN4 जो आएगा वो स्क्वायर प्लेनर आएगा, स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन, और ये आएगा टेट्राहेड्रल और हाई स्पिन, ये आ जाएगा आपका आंसर। स्क्वायर प्लेनर लो स्पिन और टेट्राहेड्रल और बोलो कौन सा स्पिन? हाई स्पिन। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। क्लियर? कौन सा आंसर आएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज गिवन विद द पॉसिबल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सवाल है, देख लेते क्या आइसोमेरिज्म आएगा, है ना। तो CONH3 4 और Cl2 दिख रहा है, A4 B2 दिख रहा है, ये मेरे को A4 और क्या दिख रहा है? B2। तो A4 और B2 दिख रहा है, तो A4 B2 की अगर मैं बात करता हूं, है ना, एक एक करके सारे देखते हैं जरा, पहले अपन जो जो पॉसिबल दिख रहे हैं उनको समझते हैं पहले। तो जैसे पहले इसको देखो D वाले को, तो ये तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, बात ही खत्म, क्योंकि कटायन अनायन दोनों ही किसके फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। जब कटायन और अनायन दोनों ही किसके फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। कैटायन एंड अनायन बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैटायन एंड अनायन बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आप यहां पे देखें CONH3NO2, तो ये जो दिख रहा है आपके पास में, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका CONH3NO2 जो दिख रहा है, अब लिंकेज आना चाहिए था लेकिन लिंकेज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आयोनाइजेशन की कैटेगरी में जाएंगे हम। ये जो आइसोमेरिज्म दिख रहा है ये आयोनाइजेशन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि Cl2 बाहर है, Cl2 अंदर चले आएगा, तो आयोनाइजेशन की कैटेगरी। डेफिनेटली ये कैटेगरी कौन सी? आयोनाइजेशन की, है ना। तो अपन पहले इससे देखते हैं, तो D का 3 आ रहा है और C का 2 आ रहा है, D का 3 और C का बोलो क्या आ रहा है? 2। तो ये अपना ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए तो मैच कर रहा है ना। बट बाकी भी देख लेते हैं। सिस बोला है, सिस EN2, है ना। तो सिस EN2 जो दिख रहा है, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये आ जाएगा आपका B का फर्स्ट। तो B का फर्स्ट आया तो डेफिनेटली ये ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, लास्ट वाला इधर ये। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, दैट इज कौन सा आंसर? D आंसर। क्लियर है एकदम? चलिए क्वेश्चन 64 के बाद 65 की बात करते हैं। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पूछा है
तो कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम निकालना, तो ये लिखेंगे अपन पीटी, इधर आ जाएगा NH3, इधर आ जाएगा होल ट्वाइस, इधर आ जाएगा Cl2 और न्यूट्रल है। तो पहले चार्ज निकालना है, तो प्लेटिनम का चार्ज लेंगे x, अमोनिया 0 × 2 प्लस -2 इक्वल टू 0, क्लोरीन पर -1 × 2 करेंगे, x आ गया +2 चार्ज आ रहा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो नाम एज इट इज लिखेंगे इसका हम। तो ये बन जाएगा डाई अमाइन, याद रखना डबल M आएगा। क्यों आता डबल M? क्योंकि अमाइन जो डिराइव्ड हुआ है वो अमोनिया से डिराइव हुआ है, इसलिए डबल M आता है, ध्यान रखिएगा। डाई अमाइन बिना स्पेस दिए डाई क्लोराइडो, क्लोराइड को लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम 2। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आने वाला है 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। Which of the following, what is the decreasing order of field strength of given ligand? फील्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो पहले तो ये देख लो कि भैया फील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है। तो अगर मेरे पास कोई लिगेंड है और लिगेंड की अगर आपको फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, लिगेंड की अगर आपको निकालनी है फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए एक सीरीज, एंड दिस सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमें पता होना चाहिए एक सीरीज, और इस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये था इतने बुरे थे कालू शामू, है ना, कोई लोग हैं जिनका नाम है कालू शामू। इतने बुरे थे कालू शामू, इतने बुरे थे कालू शामू। फिर उन्होंने ऑक्सलेट को पानी, फिर उन्होंने ऑक्स को पानी से नहलाया, फिर उन्होंने ऑक्स को पानी से नहलाया। इतना ही नहीं इन्होंने सबको बताया, है ना। ये बड़ा वियर्ड टाइप का गाना है। तो पानी के इधर वाले, वाटर के इधर वाले, पानी के इधर वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और पानी के इधर वाले जो हैं वो है WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो इतने बुरे थे कालू शामू, तो बोला आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ बोला है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका CN है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड CN माइनस आ रहा है, देख लो। CN के बाद आपके पास आ रहा है EN मतलब इथिलीन डाइअमाइन। EN के बाद आ रहा है आपके पास NCS माइनस, देख लो NCS माइनस, और फिर यहाँ पे आ रहा है S-2। बात समझे? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो CN है, पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात है कि CN सबसे पहले आएगा, मतलब D सबसे पहले, फिर B, है ना, D, फिर B, फिर आपका C, और फिर बोलो क्या है A। तो ये आपका ऑर्डर आएगा, ये आपका ऑर्डर आएगा, ये वाला, ये आपका ऑर्डर आएगा, दैट इज C आंसर, DBCA डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, घटता क्रम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो पहले तो मन में सवाल आता है कि सर एजियोट्रॉप हम भूल गए हैं, क्या होता है। तो एजियोट्रॉप को हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर जिनको डिस्टिलेशन के थ्रू भी अलग नहीं किया जा सकता, है ना, ऐसे मिक्सचर जिनको डिस्टिलेशन के थ्रू भी अलग नहीं किया जा सकता, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। अब कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हैं, तो इसमें आपसे बोला है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो मैंने बोला भाई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं, इसका मतलब उनका आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह रहे हैं, इसका मतलब उनका आएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो बच्चों वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा,
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा, वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा। वेपर प्रेशर मिनिमम आया तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम आया, और वो तब होता है जब आपका ऐसा सोल्यूशन हो जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा हो रॉल्स लॉ से। अब नेगेटिव डेविएशन कौन कौन शो करेगा? तो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले आ जाएंगे आपके वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर प्लस इथेनॉल जो है ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं, और 68 क्वेश्चन को देखें तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे करेक्ट मैच बिटवीन आपसे बोला है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को बोला है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना। तो बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन दिख रहा है अपने को यहाँ, और करेक्ट मैच पूछा है आपसे। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे ये CO और HCl की बात जब करते हैं, है ना। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो CO और HCl और AlCl3 कि अगर आपके पास बेंजीन दिया हो, आप इसका रिएक्शन कराएं CO के साथ, यहाँ पर आया HCl और ये लिया AlCl3, दिस इज नोन एज गैटरमैन कोच रिएक्शन। और गैटरमैन कोच रिएक्शन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास। उसके बाद बेंजोनाइट्राइल बोला है आपको, तो बेंजोनाइट्राइल बोला है तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, और रिडक्शन कराना है तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 लेंगे। और आपके पास बेंजोइल क्लोराइड से बोला है तो ये रोजेनमंड रिएक्शन है ना। बेंजोइल क्लोराइड इज C+X, और यहाँ पे ये रोजेनमंड रिएक्शन है, और रोजेनमंड है तो ये पैलेडियम और BaSO4 है, और यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं क्योनोलिन। तो क्योनोलिन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा C+O, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में H। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो आ रहा है वो R आ रहा है ना। फर्स्ट जो दिख रहा है उसका R आ रहा है, फर्स्ट का R, सेकंड का P, फर्स्ट का R, सेकंड का P, और थर्ड का जो है वो है Q। क्लियर? तो ये आपके पास में सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन एज फास्टेस्ट रेट। जब हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, कौन से रिएक्शन की बात करते हैं, SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म जो होता है उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा आता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। क्योंकि SN1 ऑर्डर में, SN1 मैकेनिज्म में हमें देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। हमें जो SN1 रिएक्शन है उसमें देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो है वो 3 डिग्री आता है, फिर 2 डिग्री, और फिर आता है 1 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम जो रिएक्टिव है वो आपके पास जो आएगा वो 3 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 69 वाला क्वेश्चन 70 की बात करते हैं। द कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेस स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस फॉस्जीन, है ना। तो भैया ध्यान रखें, जब क्लोरोफॉर्म जो है इसको बेसिकली स्टोर करके रखते हैं डार्क कलर बॉटल में। क्लोरोफॉर्म जो है स्टोर्ड इन होता है ये कैसी कलर की बॉटल में, डार्क कलर बॉटल में। तो डार्क कलर बॉटल में जब आप इसको स्टोर करते हैं, और अगर ये बाय चांस, है ना, बात कह रहा हूँ मैं कि स्टोर करने का जो तरीका है वो डार्क कलर बॉटल में, लेकिन अगर ये लाइट और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है CaCl2 गैस, एंड दिस CaCl2 गैस इज़ नोन एज फॉस्जीन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फॉस्जीन, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को अपन डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज शोन इज द एग्जाम्पल ऑफ, बहुत सिंपल है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को देखेंगे तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। प्लस मतलब मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थोपैरा पोजीशन पे, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। NaNO2 और HCl दिया हुआ है, NaNO2 और HCl दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जब देखेंगे अपन, है ना, कि मेरे पास ये कोई P है, ये कोई रिएक्टेंट है, पहले इसका रिएक्शन NaNO2 HCl से कराया है, तो बेसिकली ये डायएजोनियम क्लोराइड बनाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ N2 और यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस,
और फिर इसका रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से कराया। बीटा नेफ्थॉल की बात करें, इससे कंफ्यूज मत हो, बीटा नेफ्थॉल जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है आपको यहाँ पर, दिस इज़ बीटा नेफ्थॉल, यहाँ पर ये बीटा नेफ्थॉल होता है। बात समझे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो बेसिकली यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन से मेरा मतलब ये है कि आपका ये जो ग्रुप दिख रहा है ये ऐसा रहेगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ये Cl है, और यहाँ पे जब आप बीटा नेफ्थॉल की रिएक्शन करा रहे हैं तो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पैरा पोजीशन पे तो ग्रुप लगा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, तो ऑर्थो से ही होगा रिएक्शन। तो ऑर्थो से रिएक्शन होने का मतलब क्या है मेरा, कि यहाँ पर आपका OH है, ये इसको बीटा नेफ्थॉल कहते हैं, और यहाँ से ये आपका HCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से HCl बाहर होगा, और बेसिकली ये एक कलर्ड डाई कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ ये ऑरेंज कलर का सॉलिड बनता है, ऑरेंज कलर का जो ये सॉलिड बनता है, टेंटेटिव ऐसा कुछ ये है। लेकिन जब वही P, आप ध्यान से देखें, जब वही P का रिएक्शन जब Br2 और H2O से करा रहे हो तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, और ऐसा बन रहा है मतलब 3 जगह ब्रोमीन आ रहा है। तो मान लो अगर यहाँ पे NH2 रहा होगा और 3 जगह ब्रोमीन आ रहा, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो यहाँ पे Br रहा होगा, यहाँ पे Br और इधर भी Br, इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ मिथाइल रहा होगा, क्योंकि 3 ब्रोमीन है, NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो आप देखें तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये D आंसर आ जाएगा, दैट इज़ मेटा मिथाइल एनिलीन। इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो मेटा पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप आएगा, मेटा पे, है ना, और आप इसका रिएक्शन जो करा रहे हैं तो ये आपका ऑरेंज कलर का क्या बनेगा, सॉलिड, और यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया कि 3 ब्रोमीन है, मतलब तीनों जगह ब्रोमीन आ गए होंगे, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, इन एल्कोहल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर, एल्कोहल में, तो एल्कोहल का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये हम ऐसा लिखते हैं कुछ CH2 और ये क्या लिखते हैं OH, और दोनों ही यहाँ पे देखेंगे तो ये भी sp3 हाइब्रिड होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी sp3 हाइब्रिड ही होता है। तो sp3 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है। एनी सोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, एनी सोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, एनी सोल ऐसा होता है रिंग के ऊपर OMe, और इसका रिएक्शन अगर आप HI से करा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसका बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करेंगे वो बॉन्ड हमेशा यहीं से जाएगा और मिथाइल पे आ जाएगा प्लस और O पे आएगा माइनस। आप ये वाला बॉन्ड कभी ब्रेक करने की गलती ना करें। रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। रिंग एंड O, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, ध्यान रखना, नो बॉन्ड ब्रेकिंग, रिंग और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा Me और I, तो मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा। बात क्लियर है? मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल बनेगा, दिस इज फिनॉल एंड मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग pH वैल्यू, डिक्रीजिंग pH वैल्यू, तो अपने को पता है कि मोस्ट अगर कोई एसिडिक हुआ, मोस्ट एसिडिक अगर कोई हुआ तो लीस्ट pH आएगा, है ना। -M हुआ या -I हुआ या -H हुआ तो ये एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। और वैसे ही +M +H +I हुआ, है ना, वैसे ही अगर मैं कहता हूँ +H या +M या +H या +I हुआ तो हमें पता है ये एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे। क्लियर? पहले वाले एग्जांपल में आप देखो तो NO2 ग्रुप लग रहा है, NO2 मतलब -M होता है और ये मोस्ट एसिडिक आएगा, -M होगा तो मोस्ट एसिडिक आएगा, मतलब इसका pH सबसे कम आएगा, इसका जो pH है वो सबसे कम आएगा, यानी C वाले का pH सबसे कम आएगा। फिर ये आ गया -I, तो C के बाद D आएगा, है ना, फिर ये आएगा C, और आप इस B को देखें तो ये +M इफेक्ट शो कर रहा है, +M इफेक्ट शो करना मतलब लीस्ट एसिडिक, +M इफेक्ट शो करना लीस्ट एसिडिक, तो CD, है ना। यहाँ पे आप देखें क्या चला गया, C वाले का कहाँ चला गया, हाँ C वाले का जो दिख रहा है
उल्टा कर दिया कुछ मैंने, हाँ सी नहीं सॉरी, ए का जो पीएच है वो सबसे कम आएगा, ए का जो पीएच है ना इसका पीएच सबसे कम आएगा। तो ए आया, ए के बाद डी के बाद सी, और बोलो कौन आएगा, बी। बी वाले का पीएच सबसे ज़्यादा आएगा। बी का पीएच सबसे ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एम मतलब लीस्ट एसिडिक होता है। तो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ए डी सी बी, तो ए डी सी और बी, ठीक है। 76 क्रिस्टल, अरे ये इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4Fe बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर बात करें तो इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है आपसे, तो भाई ये मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूँ, है ना। और डी ऑर्बिटल की बात जब करें अपन तो मेरे पास ये, इसको जो मैं लिखूँगा ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये जो है ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है, और मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है दिस K4Fe और बोलो कौन है, CN6 आ रहा है। इसको मैं देखूं अगर तो मैं इसको ब्रेक करूंगा तो Fe आएगा, यहाँ पे CN6 आएगा, और ये 4 माइनस आएगा, और आयरन पे चार्ज आ जाएगा +2। आयरन पे चार्ज आ रहा है +2 मतलब सीधी सी बात है ये मेरे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, दैट इज 3d6 4s0। अब d6 आ रहा है ना, तो d6 आ रहा है तो सीधी सी बात है अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा इसके अंदर, है ना। और जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगा तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगा, तो इसके ये दो आपके लेवल बनते हैं इस टाइप से यहाँ पे, ठीक। और दो लेवल जब बनते हैं तो ऊपर आपके पास 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे, और नीचे आपके पास जो है वो 3 ऑर्बिटल आते हैं। और 3 ऑर्बिटल जब आते हैं यहाँ पे तो आप देखिए ये ऐसा कुछ बनता है और ऐसा बनता है, तो ये वाले लेवल को हम कहते हैं T2G, ठीक है, और ये वाले लेवल को कहते हैं अपन EG, और ये टोटल जो है इसको डेल O लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्योंकि साइनाइड जो दिख रहा है वो एक टाइप का SFL होता है, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डेल O होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है, P का वैल्यू कम होता है। P इज़ पेयरिंग एनर्जी। इस P की बात करूँ मैं, इस P की बात करूँ तो दिस इज़ पेयरिंग एनर्जी। इस P की बात करूँ इट इज़ पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, अब चौथा जाना चाहता है ऊपर, है ना, सॉरी, चौथा जो है वो ऊपर जाना चाहता है। चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाना चाहता है, ऊपर, लेकिन घूमकर वो वापस बोलो कहाँ आ जाएगा, नीचे। चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है, वो घूमकर वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना, पहले मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत से बना दी थी लाइन। तो T2G यहाँ पे आ जाएगा 6 और EG कितना आ जाएगा 0। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2G 6 और EG का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 0। और जब ऐसा आएगा तो ये आपका जो है T2G 6 EG 0, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पे आ रहा है CN, क्लियर। यहाँ पे सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस कराया है, और हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ H+ आएगा। और जब नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 से कराया है। SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड है, और थायोनिल क्लोराइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये वाला जो OH दिख रहा है ये गायब हो जाएगा यहाँ से, और गायब जब होगा तो दिस विल क्रिएट लाइक दिस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और बोलो कौन Cl। नाउ पैलेडियम BaSO4 रोजेनमंड रिएक्शन है, दिस इज पैलेडियम, दिस इज BaSO4, रोजेनमंड रिएक्शन है। रोजेनमंड रिएक्शन है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देखें तो CH3 CH2 और क्या दिख रहा है COOH, दैट इज प्रोपेनल। ये नेक्स्ट आगे बढ़े, मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। भाई आप इसको देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है ना। आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखें तो आपको नजर आएगा ये जो एसिड आपको दिख रहा है दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड,
और यहाँ पे आप देखो तो ये जो है ये आपका एल्कोहल है, और एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हो, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको जनरेट कर देगी, देखिए ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन आपको जनरेट करके देगा ईस्टर। तो आपका ईस्टर ये रहा, तो आपका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, ईस्टर। आखिरी में आप देखिए ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन 79, विच रिएजेंट विल डिस्टिंग्विश बेंजोफिनॉन फ्रॉम एसीटोन। देख लेते हैं बेंजोफिनॉन और एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। दिस इज बेंजोफिनॉन, यहाँ पे आप देखें दिस इज बेंजोफिनॉन, और अगर आप देखें यहाँ पर तो दिस इज एसीटोन। बात समझे, बेंजोफिनॉन और एसीटोन। तो आप इसमें इस्तेमाल कर लेना I2 + NaOH, I2 और NaOH ले लो। ये आपका जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, और आइडोफॉर्म टेस्ट है तो भाई ये जो है ये आपको येलो पीपीटी देगा, है ना। यहाँ पे अपन देख सकते हैं विल गिव येलो पीपीटी, विल गिव येलो पीपीटी विद किसके साथ में, NaOH और बोलो कौन, I2 के साथ में। NaOH और I2 के साथ में येलो पीपीटी देगा, ये वाला येलो पीपीटी नहीं देगा, तो आपका I2+ का इस्तेमाल कर लो NaOH। ठीक है, ये कर सकते हैं आप इसके अंदर। हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, हेलोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा तो देख लेते हैं। पहला फॉर्मेल्डिहाइड है। देखो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए, ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए इसेंशियल कंडीशन है कि आपके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, ये होना चाहिए, बात समझे। या फिर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए CH3CH यहाँ पे OH, ऐसा कोई ग्रुप होना चाहिए। ये अगर दोनों है तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो जैसे पहला एग्जांपल बोला फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड में मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं, ये टेस्ट नहीं देगा। सेकंड आप एग्जांपल देखें, एसीटोन है, एसीटोन को आप देखेंगे तो मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है। एसीटोन का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो ये वाला टेस्ट देगा, 100% देगा। अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, अल्फा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, तो पहले इथाइल अल्कोहल बना लो, CH3CH OH और अल्फा फिनाइल, मतलब यहाँ पे ये फिनाइलिक ग्रुप है ना। तो मैंने बोला CH-OH ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, है ना। ये होना चाहिए ना CH3CH CH3CH आ तो रहा है, ये देगा। और एसिटाल्डिहाइड मतलब मिथाइल कीटोन ग्रुप है इसके पास, तो ये भी ये टेस्ट देगा। तो केवल आपका जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो A नहीं दे रहा है, तो BCD ओनली, तो BCD ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्वेश्चन 80। क्वेश्चन 90 की बात करें तो बोला है ये आपके पास एक ग्रुप दे रखा है जिसके पास ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और KMnO4 और KOH है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि रिंग पे कितने कार्बन है। अगर बेंजीन का रिंग है और उसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और KMnO4 और KOH है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है ना, अगर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो डेफिनेटली वो सब कुछ हटेगा और आपके पास केवल और केवल प्रोडक्ट जो बनेगा वो COOH बनेगा। जैसे मानो अगर यहाँ पे मिथाइल बेंजीन भी होता, मिथाइल भी होता और अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते सेम रिएजेंट से तो भी ये बेंजोइक एसिड देता। तो एक कार्बन हो या 4 हो या 3 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावरफुल ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजीन का जो भी प्रोडक्ट होगा बेंजाइलिक, उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली वो आपको बेंजोइक एसिड देगा। यानी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर केस में हमेशा ही कौन सा एसिड आएगा, बेंजोइक एसिड, है ना। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मानो ये मेरे पास रिंग है, यहाँ पे था मिथाइल, यहाँ पे था इथाइल, और अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन कराया सेम रिएजेंट का यूज़ करके तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना है, यहाँ पे भी COH आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, COH। ठीक है। क्वेश्चन 82 की बात करें, स्टेटमेंट 1 बोला है एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड, है ना। एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। तो पहले देख लेते अपन एसिटामाइड क्या होता है।
एनिलीन जो है इसके रिंग के ऊपर NH2 आता है और इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, और एसिटामाइड मतलब ये होता है, ठीक है। गलत है ये स्टेटमेंट, ये ज़्यादा बेसिक आएगा क्योंकि यहाँ पे EWG लगा हुआ है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नो डाउट दोनों का ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, दोनों का ही लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है। तो अगर दोनों का ही लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है ना, लेकिन ज़्यादा डीलोकलाइजेशन इसमें है क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिडामाइड जो है ये गलत है, ये मोर बेसिक आएगा। एनिलीन इज मोर बेसिक, एनिलीन इज मोर बेसिक देन बोलो क्या होता है, एसिडामाइड, है ना। दूसरा बोला है इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हैज लेस अवेलेबल टू प्रोटॉन, है ना। तो भाई स्टेटमेंट 2 तो सही कह रहा है वो कि एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग पर ड्यू टू रेजोनेंस एंड हैंस लेस अवेलेबल टू प्रोटॉन। ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, लेकिन जो 2 है वो ट्रू है, बिल्कुल सही है, लेस अवेलेबल होता है। क्लियर है, रीजन नहीं है ये, ध्यान रखना, असर्शन रीजन नहीं, स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोला एनिलीन लेस बेसिक है, गलत है, ज़्यादा बेसिक है। एसिडामाइड में आप देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेसिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है, चलो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन, है ना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले देखें तो नाइट्रोबेंजीन की जब बात करता हूँ तो नाइट्रोबेंजीन आपके पास ऐसा आएगा NO2, और रिडक्शन कराना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसके हमारे पास। पहला तरीका होता है डायरेक्ट निकल प्लैटिनम पैलेडियम, दूसरा तरीका होता है SN+HCl, तीसरा तरीका होता है Fe+HCl। और आप इन तीनों से जब कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मिलता है NH2। तो डेफिनेटली ये तीनों तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें से बेस्ट तरीका ये होता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो आंसर आएगा ABC ओनली। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नाइट्रोबेंजीन से किसका, ABC ओनली, 83। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय एनिलीन। एनिलीन इनमें से कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता है, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है कि जब आप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने के लिए आप एल्काइल हैलाइड को चूज़ करेंगे और आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे AlCl3 एनहाइड्रस। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये अपने आप में होता है लुविस का एसिड और ये अपने आप में होता है लुविस का बेस, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होता है एक्सेप्टर और यहाँ पे आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन बोलो क्या होता है, डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर से मतलब है मेरा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डोनर से मेरा मतलब कौन है, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनर। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, इस वजह से ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद AlCl3। एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विद AlCl3, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन किससे बना है, बायोमोलिक्यूल का बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये तो ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 और C1C6 लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का कंपोनेंट होता है ना, आपने कभी सुना हो तो स्टार्च जो होता है हमारा, ठीक है, अपना जो स्टार्च होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक आता है अमाइलोस और एक जो आता है उसको अपन कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन जो दिख रहा है ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज C1C4 और C1C6 लिंकेज से बनता है। लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हो जाएगा, को रिलेटेड विद आयोडीन डेफिशिएंसी, लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड, बात सही है, मोनोसेक्राइड होता है। ग्लूकोज इज नोन एज एल्डोहेक्सोस, बिल्कुल सही है। ग्लूकोज कैन बी हाइड्रोलाइज, बिल्कुल गलत है, ग्लूकोज का हाइड्रोलाइज नहीं कराया जा सकता है।
सबसे सिंपल है, उसके बाद और उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है। तो ए बी डी कहाँ गया, ए बी डी ओनली, ए बी और डी जो है वो सही है। ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं, ग्लूकोज को और सिंपल पार्टिकल में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो वैसे ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपसे रिएक्शंस पूछी हैं, तो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो ये गलत है, COH नहीं आएगा, यहाँ पे CH आएगा। क्लोरोफॉर्म NaOH, इस रिएक्शन को हम कहते हैं रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन गलत है। ऑक्सीडेशन फिनॉल बिल्कुल सही है। क्लोरोफॉर्म NaOH, ये देखो रीमर टाइमन सही है। जिंक डस्ट बिल्कुल सही है। BCD सही है, BCD, ये आखिरी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 89, रिड्यूसिंग शुगर रिस्पॉन्ड टू, दोनों को, ऐसी शुगर जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन दोनों से रिएक्ट कर जाएं उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर रिस्पॉन्ड टू बोथ टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, उनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है मैच द अमीनो एसिड गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर 1 लेटर कोड, है ना। तो 1 लेटर कोड की बात करें तो यहाँ आप देखें तो लाइसिन जो है वो K आता है, दैट मीन्स आप देखें, थोड़ा सा बायोलॉजी वाला आप स्टूडेंट है, आपको मुझे लगता है ये बात ध्यान होगी। A का 3 आएगा, B का 1 आएगा, C का 4 और D का 2। तो सिंपल 1 डिजिट कोड है, इसको आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द पेपर। थैंक यू सो मच।